हमें मूवी के बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है कि खतरनाक एटमॉस्फेयर कंडीशन की वजह से दुनिया में इतनी ज्यादा बर्फ पड़ने लग गई कि आसपास की हर चीज जम गई और लोगों के लिए नॉर्मल जिंदगी गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। यहाँ तक के लोग उस बर्फ की वजह से मरने लगे। फिर दुनिया के आखिरी बचे हुए लोग एक ट्रेन पर चढ़े और ये ट्रेन कभी भी नहीं रुकती थी। ये ट्रेन हर मिनट, हर सेकंड, हर साल चलती रहती थी और इस ट्रेन में जो जिंदा बचे लोग थे वो अपनी लाइफ गुजार रहे थे। ये ट्रेन जिस ट्रैक पर चलती है उसका एक राउंड पूरा करने में 1 साल लगता है। इस ट्रेन को बनाने वाले आदमी का नाम विल्फर्ड था। अब यहाँ पर ट्रेन को सेक्शंस में बांटा गया था। अब इस ट्रेन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि फ्री लोडर्स थे। ये वो लोग थे जो बगैर टिकट के इस ट्रेन में आ गए थे और इन लोगों के साथ ट्रेन में बहुत ज्यादा बुरा सलूक किया जाता था। वैसे तो इस ट्रेन में हर किस्म की लग्जरीज और फैसिलिटीज मौजूद थी, मगर जो फ्री लोडर्स यानी कि गरीब लोग थे उनको सही तरह से खाना भी नहीं दिया जाता था। देखते हैं कि इन लोगों को खाने में कुछ जेली टाइप्स बार दी जाती हैं, जिन्हें ये लोग प्रोटीन बार कहते हैं। ये इन गरीब लोगों का खाना था। एक दिन इन गरीब लोगों के पास गार्ड्स आते हैं और वायलिनिस्ट का पूछते हैं कि किस आदमी को अच्छा वायलिन बजाना आता है जो कि इकोनॉमी क्लास के लोगों के लिए वायलिन बजा सके। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी अपना हाथ उठाता है और कहता है कि हाँ, मुझे वायलिन बजाना आता है। मगर वो बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ के बगैर जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो गार्ड्स उसकी वाइफ का हाथ तोड़ देते हैं और जबरदस्ती उस बूढ़े आदमी को अपने साथ ले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है कर्टिस पर, जो कि इन गरीब लोगों का हेड था। कर्टिस अपने साथी के साथ इन जेली बीन्स बार में से कुछ ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पर एक लेडी कर्टिस से कहती है, जो तुम ढूंढ रहे हो वो मेरी बेटी के प्रोटीन बार में है। असल में इस प्रोटीन बार के अंदर कोई कैप्सूल था जिसमें एक हिडन मैसेज था और ये इस ट्रेन के आगे वाले सेक्शन में से कोई भेज रहा था। ये गरीब लोग अपनी हालत से बहुत ज्यादा तंग थे। कर्टिस इनका लीडर था और एक और लड़का जो इनका सेकंड हेड कमांडर था। पिछले कुछ सालों में इन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सके। यहीं पर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसके पास कर्टिस आकर सारी सिचुएशन को डिस्कस करता था। अब वो बूढ़ा आदमी कर्टिस को बताता है, ये हिडन मैसेज हमें ये इशारा दे रहा है कि इसके अंदर एक आदमी का नेम है जिसने इस ट्रेन के इंटीरियर को डिजाइन किया है और उस आदमी को अभी कैद किया हुआ है। कर्टिस को उस बूढ़े आदमी की कुछ भी समझ नहीं आती कि इसका क्या मतलब हो सकता है। अब रात को फिर से कुछ गार्ड्स इन गरीब लोगों के सेक्शन में आते हैं। वो वहाँ पर आकर एक लेडी के साथ कुछ बच्चों का मेजरमेंट कर रहे थे। वो वहाँ पर अब 2 बच्चों को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। उन बच्चों के पेरेंट्स प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गार्ड्स उन बच्चों के पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मारते हैं। वहाँ पर एक लड़का उन गार्ड्स पर अपना जूता भी फेंकता है। उस लड़के को गार्ड्स अरेस्ट कर लेते हैं। अब ये इन बच्चों को क्यों लेकर जा रहे थे इसका पता हमें मूवी में आगे जाकर चलेगा। इसके बाद हमें ट्रेन की मैनेजमेंट हेड को दिखाया जाता है। ये ट्रेन की मैनेजर थी जो कि हर सेक्शन को देखा करती थी और एक दूसरे के साथ फाइट करने से मना करती थी। वो वहाँ पर आती है और उस लड़के का जूता उठाती है। जिस लड़के ने अपना जूता गार्ड्स पर मारा था वो आकर उसके जूते को उठाती है और बताती है कि हर चीज की अपनी जगह होती है, जैसे कि जूते को पाँव में पहना जाता है और टोपी को सर पर लिया जाता है। इसीलिए अमीर लोग इस ट्रेन के अगले सेक्शन में रहेंगे और गरीब लोग इस ट्रेन के पीछे सेक्शन में रहेंगे। ऐसे ही ये सिस्टम चल सकेगा। अब उस लड़के को सजा दी जाती है जिसने गार्ड्स पर जूता फेंका था। वो गार्ड्स उसके हाथ को ट्रेन की विंडो से बाहर कर देते हैं, जिससे थोड़ी ही देर में उसका हाथ बर्फ से जम जाता है और फिर वो गार्ड्स वहाँ पर उसके हाथ को काट देते हैं। अब ये सब कुछ उन गरीब लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वहाँ पर कर्टिस और उसका साथी गार्ड्स पर अटैक करने का प्लान करते हैं। अब कर्टिस को ऐसा लगता है कि गार्ड्स की गन में बुलेट्स नहीं है, मगर कर्टिस को इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन अब वो रिस्क लेने के लिए तैयार था। अब कर्टिस गार्ड्स पर हमला करने से पहले क्रोनल नाम के ड्रग्स को अपने साथ लेता है। गार्ड्स जब उन गरीब लोगों के सेक्शन में खाना देने के लिए आते हैं तो कर्टिस उन पर अटैक कर देता है और उनकी गन को अपने सर पर रख लेता है। जब गार्ड्स उस पर फायर नहीं करते तो वो समझ जाता है कि इनकी गन्स में बुलेट्स नहीं हैं। वो वहाँ पर सभी लोग गार्ड्स को मारते हैं और फिर वो दरवाजा तोड़कर आगे वाले कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। कर्टिस और उसके साथी सबसे पहले जेल वाले कंपार्टमेंट में आते हैं। वहाँ पर कर्टिस की मुलाकात नैन नाम के एक आदमी से होती है जो कि क्रोनल एडिक्ट था। यहाँ पर उसकी बेटी योना भी थी जो कि इसी ड्रग की एडिक्ट थी। अब नैन यहाँ पर कर्टिस से कहता है कि वो उनकी हेल्प जरूर करेगा, लेकिन उसे इस
ट्रेन के हर दरवाजा खोलने के बदले में 2 क्रोनल ड्रग्स चाहिए होंगे। कर्टिस नैन की बात को मान जाता है। अब नैन जब आगे वाले अपार्टमेंट का दरवाजा खोलता है, जब ये लोग आगे वाले कंपार्टमेंट में जाते हैं तो कई सालों बाद ये लोग सूरज की रोशनी को देखते हैं। एक लम्हे के लिए ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर ये लोग उदास भी हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि ये देखते हैं कि अभी तक बाहर से बर्फ हटी नहीं है और सब कुछ पहले जैसा ही है। अब ये लोग आगे किचन सेक्शन में जाते हैं, जहाँ पर ज्यादातर गरीब लोगों के लिए खाना बनाया जाता था। कर्टिस वहाँ पर एक कंटेनर को देखता है, जिसमें वो देखता है कि काफी ज्यादा कॉकरोचेस को पकाया जा रहा था। यानी कि आज तक जो गरीब लोगों को प्रोटीन बार के नाम पर जो चीज खिलाई जा रही थी वो कॉकरोचेस थे। यहीं पर कर्टिस को फिर से उस अननोन आदमी की तरफ से एक मैसेज मिलता है। उस पर लिखा हुआ था वाटर, यानी कि आगे वाले कंपार्टमेंट में पानी है, जो कि इस ट्रेन के सभी कंपार्टमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि अगर वो लोग पानी पर कब्जा कर लेंगे तो वो अपनी बात को आराम से गार्ड से मनवा सकते हैं। उन्हें फिर उनकी मांगे भी पूरी करना होंगी। और यहीं पर हमें योना की एक सुपरनेचुरल पावर के बारे में भी पता चलता है कि उसको दीवार के दूसरी तरफ नजर आता था, यानी कि वो दीवार के दूसरी तरफ देख पाती थी कि क्या हो रहा है। अब जब वो लोग अगले सेक्शन में जाने के लिए गेट के पास आते हैं तो वहाँ पर योना को गेट के दूसरी तरफ बहुत ज्यादा गार्ड्स नजर आते हैं। चिल्लाकर अपने फादर यैन को दरवाजा खोलने से मना करती है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वहाँ पर योना के फादर यैन ने दरवाजा खोल दिया था। अब वहाँ पर बहुत ज्यादा फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर गार्ड्स कुल्हाड़ियों से सबको मारने लगते हैं और बहुत ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होने लगती है, वो ट्रेन न्यूयॉर्क बेंचमार्क से गुजरने वाली है, यानी कि ट्रेन में एक और साल गुजर गया था। अब दोनों ग्रुप्स, जो एक गरीब लोगों का ग्रुप था और दूसरा गार्ड्स का ग्रुप था, वो दोनों अपनी फाइट रोक देते हैं और वहाँ पर जोर जोर से न्यू ईयर चिल्लाने लगते हैं। अब थोड़ी आगे जाकर ट्रेन एक बर्फ के टुकड़े से टकराती है, जिसकी वजह से ट्रेन जोर जोर से हिलने लगती है। तभी योना अपने फादर को नीचे एक पॉइंट दिखाती है, जो कि पिछले सालों के मुकाबले में इस साल काफी ज्यादा साफ नजर आ रहा था, यानी कि बर्फ अब हटने लगी थी। नैन, जो योना के फादर थे, वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्तों में हम जमीन पर जाकर अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। तभी वहाँ पर इस ट्रेन की मैनेजर आ जाती है। वो वहाँ पर कर्टिस और उसके सभी लोगों से कहती है कि 14 साल पहले मिस्टर विल्फर ने तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए जगह दी। अब तुम सब लोग पानी पर कब्जा कर उनके खिलाफ जा रहे हो। वो वहाँ पर अपने गार्ड्स को उन गरीब लोगों को मारने का ऑर्डर दे देती है। वहाँ पर अब गार्ड्स नाइट विजन गॉगल्स पहन लेते हैं, क्योंकि ब्रिज के थोड़ा दूर ही एक टनल आने वाला था। जैसे ही ट्रेन टनल में एंटर होती है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है। गार्ड्स को सब कुछ नजर आ रहा था, क्योंकि गार्ड्स ने नाइट विजन ग्लासेस पहनी हुई थी। वो ग्लासेस लगाकर अंधेरे में भी देख सकते थे। इस वजह से अब गार्ड्स को वहाँ पर सब कुछ नजर आ रहा था। गार्ड्स अब एक एक कर वहाँ पर हर आदमी को मारने लगे थे। तभी वहाँ पर कर्टिस के ग्रुप से कुछ लोग मशाल लेकर आ जाते हैं और वहाँ पर रोशनी हो जाती है। वहाँ पर सबके दरमियान सही फाइट स्टार्ट होती है। अब जो आदमी अपने ग्रुप के साथ मशाल लेकर आया था, वो वहाँ पर आकर मैनेजर के खास आदमी को पकड़ लेता है, मगर वो मैनेजर अपने आदमी की परवाह नहीं करती। वो वहाँ पर उसको मरने के लिए छोड़ देती है। पर तभी वहाँ पर एक गार्ड कर्टिस के एक आदमी को पकड़ लेता है और कर्टिस को खुद को सरेंडर करने का बोल देता है, मगर कर्टिस सरेंडर नहीं करता। वहाँ पर इस ट्रेन की मैनेजर को पकड़ लेता है। वो गार्ड अब उस कर्टिस के आदमी को मार देता है जिसको उसने पकड़ा हुआ था। इसके बाद योना भी उस गार्ड को मार देती है। अब कर्टिस ने इस ट्रेन के मैनेजर को कैदी बना लिया था। वो उससे इस ट्रेन के ऑनर से मिलने की डिमांड करता है। वो यहाँ पर इस ट्रेन के मैनेजर को पानी बंद करने की भी धमकी देता है। तभी वो मैनेजर कहती है कि बेवकूफ लोगों, पानी तो ट्रेन के आगे वाले हिस्से से आता है, यहाँ पर तो पानी को सिर्फ रिसाइकल किया जाता है। और वो कहती है कि ट्रेन का ऑनर कभी भी तुमसे मिलने नहीं आएगा। मगर ट्रेन की मैनेजर उनको कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें डायरेक्टली ट्रेन के ऑनर से मिलवा सकती हूँ। यानी कि वो कर्टिस से बोलती है कि वो विल्फर्ड से उसको मिलवा सकती है, जो इस ट्रेन का ऑनर था। अब सभी लोग ट्रेन के इसी कंपार्टमेंट में रुक जाते हैं और कर्टिस के साथ कुछ लोग इस मैनेजर के साथ आगे जाते हैं। वो लोग वहाँ पर इस ट्रेन की मैनेजर के सर पर जूता रखकर वहाँ पर एक ग्रुप फोटो भी लेते हैं। अब उस मैनेजर के साथ कर्टिस अपने कुछ लोगों को लेकर ट्रेन के आगे सेक्शन में जाता है। अब
तब वो मैनेजर उनको इस ट्रेन के आगे वाले कंपार्टमेंट्स में लेकर जा रही होती है। हम देख पाते हैं कि आगे वाले कंपार्टमेंट्स में कितनी ज्यादा फैसिलिटीज थी। वहाँ पर वो लोग एक जगह पर डिनर करने के लिए भी रुकते हैं। वहाँ पर मैनेजर उन सबके लिए खाना ऑर्डर करती है। तो वहाँ पर ट्रेन की मैनेजर जब खाना खाने लगती है तो कर्टिस उसको रोक देता है और उसको वही प्रोटीन बार खाने का कहता है जो वो सालों से खाते आ रहे थे। थोड़ा आगे जाकर वो स्कूल कंपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पर अमीरों के बच्चों को पढ़ाया जाता था। हम वहाँ पर देखते हैं कि टीचर कैसे बच्चों को पढ़ा रही थी। वो उनको बता रही थी कि गरीब लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और इस ट्रेन के ऑनर को उन गरीब लोगों का मसीहा बताती है। कर्टिस यहाँ पर एक सीसीटीवी फुटेज को भी देखता है जो इस ट्रेन के डिफरेंट एरियाज में लगा हुआ था। यहाँ पर एक लेडी जो कर्टिस के साथ आई थी वो अपने बेटे की सबको पिक्चर दिखा रही थी और पूछ रही थी कि क्या किसी ने मेरे बेटे टिमी को देखा है। तभी वहाँ पर एक बच्चा कहता है कि हाँ मैंने देखा है। अब यहाँ पर टीचर सभी बच्चों को ट्रेन से बाहर देखने का बोलती हैं। उन बच्चों को कुछ लोगों को दिखाती हैं जिन्होंने कई साल पहले ट्रेन से निकलने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोग जैसे ही बाहर निकले तो वो बर्फ में जम गए और उनकी लाशें वहीं पर आज तक मौजूद हैं। उन बच्चों की टीचर उनसे कहती है कि इसलिए अगर ये ट्रेन रुकी तो हम भी मर जाएंगे, अगर हम बाहर निकले तो हम भी फ्रीज हो जाएंगे, यही हमारा घर है। तभी वहाँ पर एक आदमी एक ट्रॉली में बच्चों के लिए बहुत ज्यादा एग्स लेकर आता है। वहाँ पर कर्टिस को भी एक एग देकर चला जाता है। फिर वही बुरा आदमी जिसको गार्ड्स अपने साथ वायलिन बजाने के लिए लेकर आए थे तो वो वहाँ पर आकर वायलिन बजाने लगता है। अब वही आदमी जिसके पास एग्स की ट्रॉली थी वो एग्स की ट्रॉली को पीछे वाले सेक्शन में भी लेकर जाता है जहाँ पर सभी गरीब लोग थे। अब वो गरीब लोग उन एग्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो गरीब लोग बेचारे ये समझ रहे थे कि एग्स और चिकन कब के खत्म हो गए हैं। तभी अचानक से वो आदमी उस ट्रॉली में से गन निकालता है और वहाँ पर सबको मारने लगता है। उस ट्रॉली में और भी ज्यादा गन्स थी जिनको वहाँ पर कैद गार्ड्स उठा लेते हैं जिनको गरीब लोगों ने पकड़ा हुआ था और वहाँ पर वो गार्ड्स आजाद होकर गरीब लोगों को मारने लगते हैं। फिर दूसरी तरफ टीचर भी अपनी गन निकाल कर फायरिंग करने लगती है, पर तभी कर्टिस अपना चाकू फेंकता है जो जाकर उस टीचर के गले पर लगता है और वो मर जाती है। तभी वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में कर्टिस देखता है कि उनकी एक आदमी को गार्ड्स के इंचार्ज ने पकड़ा हुआ है और तभी वहाँ पर वो उसको फायर कर देता है और मार देता है। कर्टिस को अपने आदमी को मरता हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पर ट्रेन की मैनेजर को गुस्से में शूट कर देता है। इसके बाद कर्टिस और बाकी सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अमीर लोगों के लिए इस ट्रेन में काफी ज्यादा सहूलियात मौजूद थी। उन लोगों के पास अपना एक डेंटिस्ट था, ब्यूटी पार्लर था, स्विमिंग पूल था और सोने के लिए एक अलग कंपार्टमेंट था, लेकिन उन बेचारे गरीब लोगों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। आगे जाकर नैन को दरवाजा खोलने में थोड़ी सी देर हो जाती है। तभी वहाँ पर गार्ड्स पहुँच जाते हैं और उनमें दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी बात का फायदा कर्टिस उठाता है। वहाँ पर वो गार्ड्स के इंचार्ज पर अपने चाकू से अटैक करता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। इस फाइट में कर्टिस के काफी ज्यादा साथी मर जाते हैं और वो लेडी भी मर जाती है जो अपने बेटे टिमी को ढूंढ रही थी। वो टिमी की पिक्चर कर्टिस को दे देती है और उसको दोबारा से ढूंढने का कहती है और खुद उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद कर्टिस यैन और यैन की बेटी योना आगे बढ़ते हैं। वो एक क्लब में से गुजरने के बाद अब वो इंजन वाले एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर इस ट्रेन का ऑनर यानी कि विल्फर्ड रहा करता था। यहाँ पर नैन उस दरवाजे को खोल नहीं पाता जिस पर कर्टिस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो उस दरवाजे को बार बार हिट करने लगता है। कर्टिस जब दरवाजे को बार बार हिट कर थक जाता है तो वो वहाँ पर बैठ जाता है। नैन उसको एक सिगरेट देता है। अब वो सिगरेट पीते वक्त वो नैन को अपनी स्टोरी सुनाता है और बताता है कि 18 साल पहले जब वो लोग इस ट्रेन में चढ़े तो उनके पास 1 महीने तक कोई भी खाने पीने का सामान मौजूद नहीं था। लोग इतने ज्यादा भूख से पागल हो गए थे कि लोग एक दूसरे को काट कर खाने लगे थे। बच्चे सबसे ज्यादा टेस्टी होते थे और इसलिए लोग बच्चों को ही ज्यादा प्रेफर करते थे। लोग बच्चों को ही काट कर खाने लगे थे। वो बताता है कि एक दिन एक आदमी बच्चे को काटने के लिए आगे आया, पर तब एक दूसरे आदमी ने उसे अपना हाथ काट कर खाने के लिए दिया और फिर यही देखकर दूसरे आदमी भी अपने हाथ पाँव काट कर दूसरे लोगों को खाने के लिए देते रहे। और फिर उसके 1 महीने बाद विल्फर्ड ने लोगों को प्रोटीन बार देना शुरू किया और फिर एक दूसरे को काट कर खाने का सिलसिला खत्म हो गया। और यहाँ पर कर्टिस रोने लग जाता है और नैन को बताता है कि उस दिन जिस आदमी ने उस बच्चे को खाने की कोशिश की थी वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। वो कहता है कि उसे विल्फर्ड से जवाब चाहिए कि आखिरकार उसने ऐसा हमारे साथ क्यों किया। उसने हमें इतना खाना भी नहीं दिया कि लोग एक दूसरे को खाने पर मजबूर हो गए। नैन भी उसको यहाँ पर अपने प्लान के बारे में बताता है। वो कहता है
है कि क्रोनल उसको नशे के लिए नहीं चाहिए। वो बताता है कि क्रोनल हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल है जिसको वो बॉम्ब के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उसको बताता है कि वो एक एरिया को पिछले 18 सालों से नोटिस कर रहा है। इस बार उस एरिया से बर्फ खत्म हो गई है, यानी कि वो एरिया इस बार उनको काफी ज्यादा क्लियरली नजर आ रहा है कि वो इस ट्रेन से निकलकर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। अब जब नैन वहाँ पर उस क्रोनल को एक्सप्लोर करने ही वाला था, तभी वहाँ पर विल्फ्रेड की सेक्रेटरी आ जाती है। वो वहाँ पर सेक्रेटरी नैन को शूट कर देती है और कर्टिस को अपने साथ विल्फ्रेड के पास ले जाती है। यहाँ पर हम पहली बार विल्फ्रेड को देखते हैं जो कि इस ट्रेन का ऑनर था। यहाँ पर कर्टिस विल्फ्रेड से मिलता है। यहाँ पर आकर उसको ये बात पता चलती है कि ये सब कुछ प्लान विल्फ्रेड का ही है और यहाँ तक कि उसे जो भी मैसेजेस आते थे वो भी विल्फ्रेड ही भेजा करता था। विल्फ्रेड उसे कहता है कि तुम पहले इंसान हो जो इस ट्रेन के सभी डब्बों में चला है। यहाँ विल्फ्रेड उसको कहता है कि अगर मैं तुम्हें ऐसे ही खाना देता रहता तो तुम्हारी जरूरियात और ज्यादा बढ़ती रहती और तुम बच्चे पैदा करते और आबादी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते। मैं यहाँ पर ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसके बाद विल्फ्रेड फोन मिलाता है और वही एगमैन को कहता है कि 75% लोगों को मार दो और वो एगमैन वहीं पर 75% लोगों को मार देता है। कर्टिस वहाँ पर उनकी चीखने की आवाजें भी सुन रहा था, लेकिन कर्टिस वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। विल्फ्रेड कहता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा हो और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पर विल्फ्रेड कर्टिस को अपनी सीट भी ऑफर करता है क्योंकि उसकी सीट को कोई संभालने वाला चाहिए था। अब उसकी भी एज हो गई थी। पर दूसरी तरफ योना और यैन अभी तक दरवाजे को खोलने में बिजी थे। वहाँ पर फर्स्ट क्लास के लोग उन पर अटैक करने के लिए आ रहे थे, पर तभी जल्दी से योना उस एक्सप्लोजिव को उस ट्रेन के डब्बे के पास लगा आती है। जल्दी से वो कर्टिस के पास जाती है माचिस लेने के लिए जो यैन ने उसको सिगरेट जलाने के लिए दिया था। तभी वहाँ पर इंजन एरिया से कर्टिस को एक बच्चे की आवाज आती है। कर्टिस जब झांक कर देखता है तो वहाँ पर असल में टिमी था। अब यहाँ पर उसको पता चलता है कि जब इंजन में खराबी आई थी तो विल्फ्रेड ने गरीब लोगों के बच्चों को यहाँ पर काम करने के लिए रखा था। जैसा कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, वो लेडी बच्चों को यहाँ पर इसीलिए लाई थी ताकि वो इंजन में गरीब लोगों के बच्चों से काम करवा सके। यहाँ पर कर्टिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बच्चे तो अमीरों के भी थे लेकिन विल्फ्रेड ने गरीब लोगों के बच्चों को ही चुना था। कर्टिस अब गुस्से में विल्फ्रेड के मुंह पर एक पंच मारता है। इसी बीच योना भी उस एक्सप्लोजिव में आग लगा देती है। इसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ट्रेन के सभी कंपार्टमेंट्स दूर दूर जाकर गिर जाते हैं। ट्रेन के अंदर जितने भी लोग थे सभी मारे जाते हैं सिवाय योना और टिमी के। वो दोनों अब पहली दफा बाहर आते हैं। वो एक बियर को देखते हैं जो कि जिंदा था, जिसका मतलब ये था कि अर्थ अब रहने लायक हो गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।